हेलो एवरीवन, सो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी जोहार एड्यू कैंपस ऐप पे, जहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं JSSC लेडी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए अपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को। तो लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने अपने क्लासिकल थिंकर में से सेकेंड थिंकर जो कि थे मैक्स वेबर, उस पर बात की थी। क्लासिकल थिंकर में हमारे पास तीन थिंकर हैं, एमिली डर्किम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स। एमिली डर्किम के सारे कंसेप्ट हम लोग डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। मैक्स वेबर की बात करें, मैक्स वेबर जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इनके इंट्रो में बताया था कि ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम मैक्समिलियन कार्ल एमिल वेबर था। मैक्स वेबर के कुछ कंसेप्ट जो हमने कवर्ड कर लिए थे ऑलरेडी, जिसको हम ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं, वो क्या क्या कंसेप्ट थे। फर्स्ट हमने इनका कंसेप्ट यहां पे पढ़ा था लास्ट क्लास में, आइडियल टाइप्स का। आइडियल टाइप्स यानी कि आदर्श प्रारूप। इसी के साथ हमने देखा था कि आइडियल टाइप्स के बाद ये बात करते हैं आपके पावर एंड अथॉरिटी की। अथॉरिटी के कुछ टाइप्स जो है वो आपके मैक्स वेबर देते हैं, जो एक मल्टीपल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग अथॉरिटी के कितने टाइप्स बताए गए हैं। तो तीन टाइप्स अथॉरिटी के हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत, करिश्माटिक यानी कि करिश्माई, एंड थर्ड लीगल रेशनल, कानूनी तर्क संगत। तो सत्ता एवं अधिकार की बात हम कर चुके थे। इसके अलावा हमने एक और कंसेप्ट पे बात की थी जो कि था आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी पे हमने डिटेल में बात की थी नौकरशाही। नौकरशाही में हमने देखा था लास्ट टॉपिक कि किस तरीके से मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के कुछ फीचर्स बता के चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी की कोई डेफिनेशन नहीं दी है वेबर ने, ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है ये कॉइन नहीं किया है इन्होंने बस इसकी विशेषताएं बताई हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड था ये कॉइन किसने किया था, छोटे छोटे फैक्ट है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी टर्म कॉइन किया था 1745 में एक फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे। और आप देख रहे हो जब इन्होंने ये टर्म कॉइन करा उस समय सोशियोलॉजी तो इमर्ज भी नहीं हुआ था। सोशियोलॉजी के इमर्जेंस की बात अगस्त कॉम्ट 1838 में यहाँ पे अपनी थ्योरी के थ्रू करते हैं। हमने देखा अगस्त कॉम्ट फादर है सोशियोलॉजी के, जिन्होंने 1838 में एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था। तो ये जो वर्ड था ये 1745 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय विंसेंट डे गॉर्डने। कहां के थे ये, फ्रेंच के थे। क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे। तो ये तीन कंसेप्ट पे हम बात कर चुके थे। आज जिस टॉपिक पे, आज इनके दो कंसेप्ट पे हमें बात करनी है, सोशल एक्शन एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सोशल एक्शन दैट इज सामाजिक क्रियाएं। अब देखिए इस एक्शन की जब बात होती है, एक्ट मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं। अगर इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट में आप देखो तो आपको बताया जाता है कि एक कंसेप्ट होता है वर्ब, क्रिया। क्रिया मतलब जो भी काम आप कर रहे हो, उठना, बैठना, पढ़ना, ईटिंग, ये सब आपके लिए क्या है, क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है जो भी आप कर रहे हो। तो ये सोशियोलॉजी में क्यों आई एंड मैक्स वेबर इसके बारे में यहाँ पे एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि सोशल एक्शन होता है एक्टिविटी जो कि हम सोशल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं इंडिविजुअलिस्टिक वे में कोई भी काम कर रही हूं जिसमें ओनली मैं ही इन्वॉल्व हूं, तो क्या वो काम सोशल एक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि नाम में वर्ड है सोशल, सोशल वर्ड है सामाजिक। सामाजिक मतलब यहां पे बाकी लोगों के एक्ट, बाकी लोगों की एक्टिविटी, उनसे रिलेटेड क्रियाएं, उनकी एक्टिविटी भी क्या करती है, मैटर करती है। तो जब भी कोई सोशल एक्शन की बात होती है तो यहां पे आपका ऐसा कोई एक्शन, एनी एक्ट, कोई भी कार्य जो कि कोई व्यक्ति कर रहा है, performed by an individual to which a meaning is attached.
कोई भी ऐसा कार्य जिससे कोई मीनिंग जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है सोशल एक्शन। जिससे मीनिंग जुड़ा हुआ है मतलब, अब आप देखते हो रोड पे अगर कोई भी पर्सन चल रहा है, फॉर एग्जांपल रास्ते में खड़े हुए वो पर्सन कुछ भी उल्टा बोलने लग जाए जिसका कोई मीनिंग सेंस नहीं निकल रहा है, तो आप बोलते हो ना पागल हो गया है, कि कोई लिंक है, कोई टॉपिक, कोई बात करने का मतलब ही नहीं है, ये क्या एक्टिविटी कर रहा है। खाने को दिया जा रहा है, मान लो कोई पर्सन चावल है, चावल के साथ दाल आपको खाने के लिए दी गई है, एंड आप चावल में पानी मिला रहे हो एंड देन चावल खा रहे हो, तो उस एक्ट का कोई मीनिंग है? पहली बात तो वो कोई सोशल एक्ट नहीं है क्योंकि वो पर्सन से इंडिविजुअली रिलेट कर रहा है। दूसरी बात, उसका कोई सेंस और मीनिंग नहीं निकल रहा है एक्ट का। तो सोशल एक्शन तभी होगा जब उस बात का कोई अर्थ होगा। तो अर्थ निकलना, मीनिंगफुल जो एक्ट है वो जरूरी है। क्लियर? सोशल एक्शन जब भी होगा तो आपका क्या होता है, एक पर्सन होता है जो वो काम करेगा, एक्टर, अभिनेता। अभिनेता मतलब मूवी में एक्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है जो उस रोल को प्ले करेगा। क्लियर? यहाँ पे एक्टर से, अभिनेता से क्या बात हो रही है कि जो भी वो रोल प्ले करेगा, रोल प्ले करने के बाद कोई एक गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए ना कि आप क्यों कर रहे हो, आप ये एग्जाम के लिए क्यों पढ़ रहे हो, आगे सोशियोलॉजी आपको एग्जाम देना है, यू हैव अ गोल। कोई भी एग्जाम देते हो, आपको एक जॉब लेनी है, अर्न करना है, तो कुछ गोल होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी के पीछे। तो एक एक्टर होता है, एक गोल होता है, प्लस किसी भी चीज में सोशल लेवल पे कोई चीज होनी चाहिए, सोशल सिचुएशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सामाजिक रूप से चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, सामाजिक अवस्था मान लो कि आपका कोई भी एक्शन सोशल एक्शन तभी माना जाएगा जब सोसाइटी में कुछ भी उस चीज से इंपैक्ट हो रहा होगा, कोई बाकी पर्सन के एक्शन आपके एक्शन से इंपैक्ट हो रहे हैं। जैसे मेरा पढ़ाना, मेरा अच्छा पढ़ाना, मेरा रेगुलरली क्लास लेना मैटर करता है उससे आपकी परफॉर्मेंस पे। मैं अच्छा पढ़ाऊंगी, मैं आपको कंटेंट अच्छा दूंगी, आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाओगे, आप ज्यादा टॉपिक कवर कर पाओगे एंड आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहां पे जो ये मेरा एक्शन था, इसका सोशल सिचुएशन था। क्लियर? तो किसी भी एक्शन का, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन अर्न करता है अपनी फैमिली के लिए, कमा रहा है, और कमा रहा है तो बेसिक नीड्स पूरी कर रहा है, तो वहां पे उसका सोशल सिचुएशन इन्वॉल्व था क्योंकि उसके एक्शन से उसकी फैमिली की नीड्स, उसकी फैमिली की डिजायर, डिमांड्स सब जुड़ी हुई थी, उसकी फैमिली की जरूरत और इच्छाएं जुड़ी हुई थी, तो वो सोशल सिचुएशन में आ गया। वो सामाजिक अवस्था मतलब इंपैक्ट कर रहा था। सोशल सिचुएशन मतलब किसी और पर प्रभाव डाले। अपने समझने के लिए इसी तरीके से चीजों को लिख लिया करो ताकि जब ये पॉइंट रिवाइज करो तो आपको मतलब समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है? तो सोशल सिचुएशन मतलब अफेक्ट द सोसाइटी। अब सोसाइटी मतलब ये नहीं है कि पूरे समाज को प्रभाव डाल दे, अगर कुछ लिमिटेड लोगों पे, बाकी लोगों पे भी इंपैक्ट डाल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो सोशल सिचुएशन में लिंक करता है एंड एक सोशल एक्शन है। क्लियर? और कोई ना कोई उसका क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी मतलब एक कुछ ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मैं यहां से बोल रही हूँ, एक एनर्जी रिलीज हो रही है विच इज रीचिंग टू यू गाइस। अब होता है, देखो डिफरेंट टीचर होते हैं, किसी का पढ़ाया वो बड़ा अच्छा समझ में आता है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हुई है, अच्छी वाइब जा रही है, चीजें क्लियर हो रही है। किसी का पढ़ाया हुआ समझ ही नहीं आ रहा, लग रहा है टीचर आया बोल बाल के बकवास करके चले गए, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो दैट एनर्जी, हम बोलते हैं ना, इस पर्सन से एनर्जी नहीं मैच करी, वो वाइब नहीं आई। समटाइम किसी को मान लो थ्रिल पसंद है लाइफ में, किसी को बहुत ज्यादा एडवेंचर पसंद है, आपको वैसा पर्सन मिल जाता है तो एक वाइब मैच करती है और अपने आप दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए क्या कोई एक होता है कि पेपर फॉर्म फिल कराएंगे, एनरोलमेंट कराओ, फिर देखेंगे पैटर्न फिल है या नहीं। अच्छा, मैरिजेस में तो हो रहा है ये चीजें, मैरिजेस में तो पैटर्न देखते हैं हम, बैकग्राउंड देखते हैं, फैमिली देखते हैं, अर्निंग देखते हैं, वी सॉ लॉट ऑफ थिंग। बट क्या फ्रेंडशिप में हम ऐसी कोई चीज देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो एक एनर्जी वाली चीज भी होती है जो आपके सोशल एक्शन पे इंपैक्ट डालती है। क्लियर? ये कुछ पॉइंट हुए सोशल एक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। प्लस एक चीज जो आपको और याद रखनी है वो है कि सोशल एक्शन इज नॉट आइसोलेटेड।
सोशल एक्शन का हो गया सामाजिक क्रियाएं, ये कोई, आप इनको लिख लेना, सामाजिक क्रियाएं मैं ऐसे लिख रही हूं, सोशल एक्शन कोई पृथक नहीं है। अच्छा, आइसोलेटेड वर्ड आई थिंक किसी के लिए भी नया नहीं है। आफ्टर कोविड आइसोलेशन इज, दिस वर्ड इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस, ये हम सबको पता है आइसोलेशन क्या, अलग रख देना किसी चीज को। तो अगर वो सोशल एक्शन है तो वो कभी आइसोलेशन में हो ही नहीं सकता। मैं अकेले बैठ के पूजा कर रही हूँ, मूर्ति की जाके पूजा कर रही हूँ, क्या वो पूजा सोशल एक्शन है? नहीं है। आपने अकेले में हाथ जोड़े भगवान से जाके आपने प्रे करी, जो भी आपने करा, दैट इज नॉट सोशल एक्शन। बट वहीं आप देखते हो बड़े बड़े कोई सत्संग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, एक लोगों का कोई ग्रुप जो है वो चैंट कर रहा है, भजन गा रहा है, कीर्तन हो रहे हैं, तो दैट इज द सोशल एक्शन। वहां पे पीपल आर इन्वॉल्व, दे आर एक्सचेंजिंग समथिंग एंड दे आर लाइक शेयरिंग द एनर्जी, दैट इज सोशल एक्शन। तो सोशल एक्शन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। क्लियर? और ये दूसरे पर्सन की, जो दूसरा पर्सन है उससे, उसके किसी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर पे असर डालता है। जैसे आप अर्न कर रहे हो तो रिलेशनशिप विद अदर होती है यहाँ पे ना, ये पॉइंट्स की तरह ही लिख लो, इसके फीचर्स, काइंड ऑफ इसके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप विद अदर्स होती है। तो क्या है रिलेशनशिप विद अदर का मतलब? दूसरे व्यक्ति के प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से इंपैक्ट पड़ता है। अब आप कमा के घर लेके जा रहे हो तो आपकी फैमिली के फ्यूचर पे इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी प्रेजेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी जरूरतों पे, उनके आने वाले भविष्य पे। तो यस, ये दूसरों से रिलेशन में होते हैं। तो इट इज जो है, इट इज इन रिलेशनशिप विद द अदर, ये दूसरों से संबंधित होते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि दूसरों से संबंधित होते हैं। यहां पे दो चीजें, दोनों चीजें हो सकती हैं। देखो सोशल एक्शन में कोऑपरेशन भी हो सकता है एंड स्ट्रगल भी हो सकता है। मतलब आप, सामने वाला आपके एक्शन से सामंजस्य बिठा के भी काम कर सकता है, या फिर संघर्ष वाली सिचुएशन पे भी आ सकते हो आप कि भैया, या तो देखो दो चीजें हो सकती हैं। कोई पर्सन आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है, किसी के लिए मन में खटास आ गई तो दुश्मनी भी हो गई। वैसे एक नॉर्मल सिचुएशन भी होती है कि ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पे सोशल एक्शन, आपके एक्शंस की वजह से कॉपरेशन की सिचुएशन भी रहती है एंड स्ट्रगल भी रहता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग कॉपरेट करके चल रहे हो, चीजें अच्छे से चल रही हैं स्मूथली। बट अगर मैं पढ़ाऊं और समझ ही ना आए, देन यू विल रेज योर पॉइंट कि समझ नहीं आ रहा है, देन वहां आपके और मेरे रिलेशन में क्या आ जाएगा? एक स्ट्रगल आ जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, राइट? ये बेसिक से एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि सोशियोलॉजी के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें उठाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास जो चीजें ऑब्जर्व करोगे वही सोशियोलॉजी है। एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं पेजेस भी नहीं भरवा रही हूं, कहानियां लिख लिख के, टू द पॉइंट बात लिखो, एक दो लाइन में मीनिंग लिखो जिनका मीनिंग है, एंड स्टार्ट लर्निंग एंड रिवाइजिंग द थिंग। इतना काम आप कर लोगे तो एग्जाम बहुत आराम से निकल सकता है हमारा, क्योंकि उस हिसाब से कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए एक और चीज जो इसमें आप देख लेंगे, वो देख लेंगे कि इसमें मीनिंग अटैच होना चाहिए। कोई भी सोशल एक्शन, जो ये मैं अभी बता भी चुकी हूं आपको, वैसे अर्थ निकल के आना चाहिए। अर्थहीन कार्य को सोशल एक्शन नहीं बोलते हैं। एन एक्ट डन विदाउट एनी मीनिंग अटैच, कोई बिना अर्थ के किया गया कार्य क्या सोशल एक्शन होगा? तो वो सोशल एक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये तो सोशल एक्शन का हमने मीनिंग देख लिया, क्या क्या फीचर ट्रेट्स होते हैं ये देखा। इसके बाद हम इसमें देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं सोशल एक्शन के। टाइप्स क्या होते हैं पहले लिख लेते हैं इसके प्रकार, एंड देन वन बाय वन इसको समझेंगे। पहला हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटली रेशनल सोशल एक्शन। इंस्ट्रूमेंटली रेशनल सोशल एक्शन यानी कि यांत्रिक तर्क संगत। क्या मतलब है तर्क संगत? तो मतलब हो गया लॉजिकल, कि आपके एक्शन का कोई लॉजिक होना चाहिए। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपके एक्शन होते हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। यानी कि
आपका कुछ भी प्रायर गोल होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपका कोई भी गोल होना चाहिए। अभी आपको बताया था, जो भी आप काम कर रहे हो उसका उद्देश्य होना चाहिए, जिसे अचीव करने के लिए आप वो काम करोगे। इंस्ट्रूमेंटली रेशनल को समझो, प्लस आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे। एंड को कैलकुलेट मतलब जो नतीजे है ना, नतीजों का पहले से अनुमान लगा के चलोगे, चीजों का नतीजों का हम अनुमान यहां पे लगा के चलेंगे। कैलकुलेटेड नतीजे होंगे। अब आप कोई गोल अचीव कर रहे हो, आप एक फिक्स न्यूमेरिक फॉर्म में टारगेट सेट करके चलते हो कि मान लो मुझे 2 घंटे पढ़ने बैठना है और उसमें 1 यूनिट कंप्लीट करनी है। आफ्टर दैट 1 घंटे बाद आप देखोगे कि क्या वो यूनिट कंप्लीट कर पाए। 10 टॉपिक है, आपने 5 करे, 7 करे, 3 नहीं कर पाए। कितना गोल अचीव हुआ, क्या कमी रह गई, उसे कैसे सही कर पाओगे, ये सब चीजें आप यहां पे देख के चलते हो। उसके अलावा आप देखते हो कि किसी एक काम को करने के 10 तरीके हैं, तो उनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है, बेस्ट जो आपके लिए बेस्ट है। मान लो कि अगर आप पैसों से रिलेटेड चीज इन्वॉल्व है, तो आपको जिसमें कॉस्ट कम पड़े, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिले, तो यहां पे इंस्ट्रूमेंटली रेशनल सोशल एक्शन में आप देखते हो बेस्ट वे टू अचीव द गोल। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। आपको जो भी गोल अचीव करना है उसके 2, 3, 4 तरीके आपके पास अवेलेबल होंगे, तो उनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है। अभी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उसी प्रिपरेशन से आप कोई ना कोई 1-2 एग्जाम और टारगेट करते हो कि इसके साथ हम ये एग्जाम भी दे सकते हैं इस प्रिपरेशन के साथ। तो आपने ये देखा कि इस तैयारी में मैं ये टारगेट कर सकते हैं, तो आपने एक गोल अपने एक्शन के साथ अटैच करा, तो इस टाइप के एक्शन बन गए इंस्ट्रूमेंटली रेशनल, यानी कि यांत्रिक तर्क संगत सोशल एक्शन। तो ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप हम देखेंगे वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन का। दूसरा टाइप है वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन। सोशल एक्शन ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, वैल्यू इज मूल्य, मूल्य तर्क संगत। तो ऐसे एक्शन जहां पे हम लोग मूल्यों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या कहती है। समटाइम देखो क्या होता है, लाइक आप मेट्रो में या बस में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने से बड़ी एज के किसी पर्सन को देखते हो, आप उठ जाते हो और आप अपनी सीट ऑफर कर देते हो, तो वो एक आपका एक्ट था, सोशल एक्ट था, क्योंकि उसमें दूसरे पर्सन का भी एक्ट इन्वॉल्व था, क्योंकि आप उठे, वो दूसरा पर्सन वहां बैठा। मीनिंग था कि आपने सामने वाले को रिस्पेक्ट दिया, आपको लगा कि वो पर्सन ज्यादा डिजर्व करता है उस चीज को, तो ये कंप्लीटली सोशल एक्शन है, और ये आपकी वैल्यूज से, आपके मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो वैल्यू हो गई, कुछ एथिक्स हो गई कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, तो ये हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा आपको लगता है कि ये चीज मेरी ड्यूटी बनती है ऐसा करना, दैट्स व्हाई आप वो काम करते हो, ये मेरी ड्यूटी बनती है कंट्री को किसी भी फॉर्म में सर्व करना, तो आप कंट्री के वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हो। तो ये जब आप अपनी ड्यूटी की वजह से किसी पर्सन से आपकी अपना कर्तव्य मान के चल रहे हो आप इसको, या फिर आपकी किसी से पर्सनल लॉयल्टी है कि वो पर्सन भैया लॉयल, मुझे अपनी लॉयल्टी दिखानी है, उस पर्सन ने मेरी मदद करी थी, अब यहां पे अगर मैं किसी पोस्ट पे पहुंच गई हूं तो मुझे उस पर्सन को रिटर्न बैक करना है वो फेवर, तो आपकी लॉयल्टी थी उस पर्सन के टुवर्ड्स जो आप रिटर्न कर रहे हो। तो ये सब टाइप का आपका अगर कोई भी एक्शन है, आपकी कोई भी एक्ट में ये चीजें इन्वॉल्व है, तो वो कौन सा बन जाएगा हमारा वैल्यू रेशनल। इसके अलावा अगर आप सोच समझ के चीजों को कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे कि ये मेरा गोल रहेगा, मुझे ये अचीव करना है, तो वो कौन सा था, दैट वन इज आपका इंस्ट्रूमेंटली रेशनल सोशल एक्शन। सेकेंड वन इज वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन। इसके अलावा कौन सा होता है आपका, थर्ड वन इज अफेक्चुअल। थर्ड वन इज अफेक्चुअल, इट इज भावनात्मक। देखो अफेक्चुअल, अफेक्शन, अफेक्शन वर्ड से ही सीधा जोड़ो वर्ड इमोशन। अफेक्शन वर्ड आते ही आपको एक वर्ड जोड़ना है इमोशन। अब इमोशन में बी ऑफ लव एंड इमोशन में बी ऑफ हेट। इमोशन इज नॉट ओनली अबाउट कि पॉजिटिव इमोशन, लव एंड हेट दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जब आप इमोशनल वे में कोई एक्ट कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो
कई बार जो आपका अफेक्चुअल है उसमें, जो आपका अफेक्चुअल वाला पार्ट है इसमें अनकॉन्शियस एक्ट भी जाते हैं, मतलब जिनको आप करना नहीं भी चाहते हो। थर्ड वन इज अफेक्चुअल। अफेक्चुअल में हमारे अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब कि आप नहीं चाह रहे हो ये करना, फिर भी आपका वो एक्ट हो रहा है। जैसे कि टेंशन होती है, कई बार कोई इंसान पैर हिलाने लगता है, तो दैट इज नॉट आपका इंटेंशनली आप वो काम नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल यू आर इन प्रेशर, तो वो पैर आप हिला रहे हो। कई बार एकदम से किसी के एक्शन के बदले आपका रिएक्शन आया कि आपने एक्सट्रीम एंगर शो करा, ठीक है, गुस्से में पैर हिलाना आप लिख सकते हो, इसी वे में इस एग्जांपल को अपने पास लिख लो तो याद रहेगा, रिवाइज करोगे तो। अफेक्चुअल में भावनात्मक, फीलिंग ऑफ लव एंड हेट, कौन से सोशल एक्शन में है, अफेक्चुअल। इसके अलावा अनकॉन्शियस एक्ट भी जाते हैं, बिल्कुल। अगर आपसे पूछे कि हर बार आपके इंटेंशनल एक्ट ही जाते हैं, सोच समझ के किए हुए जो इंटेंशनल एक्ट होते हैं वही जाते हैं, तो ये बात गलत है। अनकॉन्शियस या अनइंटेंशनल भी जाते हैं, जैसे कि गुस्से में पैर हिलाना, या फिर आप लिख सकते हो कि एक्सट्रीम एंगर। कई बार इंसान गुस्से में मान लो बहुत एग्रेशन दिखा रहा है, सामान फेंक रहा है, वो तोड़ रहा है, दैट पर्सन डज नॉट मीन दैट। जब वो गुस्सा शांत होगा तब वो पर्सन रियलाइज करेगा। तो एक्सट्रीम हेट, लव, एंगर, ये सब चीजें अफेक्चुअल में जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ आपका सोशल एक्शन हो गया ये, भावनात्मक। देन फोर्थ वन देखते हैं यहाँ पे, हमारा फोर्थ टाइप जो है हमारा वो है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। ये हमारी अथॉरिटी भी थी, आपको याद होगा तो, ट्रेडिशनल परंपरागत अधिकार, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, इट इज परंपरागत। तो परंपरागत मतलब जो आपकी ट्रेडिशन से चली आ रही हैं चीजें और आप वो काम कर रहे हो। जैसे किसी के घर में रोज सुबह उठ के रिवाज है कि घर के जितने बड़े हैं आप सबके फीट टच करोगे, पैर छुओगे, आशीर्वाद लोगे, तो वो परंपरा चली आ रही है और आप भी वो काम कर रहे हो, वो एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो ट्रेडिशनल हो गई। दिवाली पे दिए जलाना, ठीक है, आपका कैंडल्स या दिए दिवाली पे जलाना, ठीक है, बड़ों के डेली बड़ों के पैर छूना, डेली बड़ों के पैर छूना, तो ये सब टाइप के जो हिंदी, डेली बड़ों के पैर छूना, इस सब टाइप के मल्टीपल एग्जांपल आप इसमें ला सकते हो। परंपरा क्योंकि देखो सबके घर की अलग अलग होती है, सब चीजें फैमिली किन जगह जगह चीजें बदलती रहती हैं, तो परंपरा इज समथिंग दैट इज वेरी, जो वेरी करती है सबके लिए। और अब मान लो एक घर में 4 लोग हैं, जरूरी नहीं है सारे लोग उस परंपरा को फॉलो भी करते हो, ठीक है। तो कैंडल्स ऑन, कैंडल या दिए ऑन दिवाली, ये चीज ध्यान रखो, ये ट्रेडिशनल हो जाता है। ये काम अगर आप कर रहे हो तो दैट इज योर ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। तो 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शन देखे अभी हमने। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटली रेशनल, यांत्रिक तर्क संगत। दूसरा वैल्यू रेशनल, मूल्य तर्क संगत। तीसरा अफेक्चुअल यानी कि भावनात्मक। एंड चौथा ट्रेडिशनल, आपका ट्रेडिशनल सोशल एक्शन यानी कि परंपरागत सोशल एक्शन। डन विद दिस। ये सोशल एक्शन का पूरा कंसेप्ट जो कि किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है। वो क्या बोलते हैं, इनके टाइप्स देख लो। वैसे तो मेजरली टाइप्स इंपॉर्टेंट है कि सोशल एक्शन के बारे में किसने बताया है। अब आते हैं इनके वन, मतलब लास्ट वन, हमारे लिए तो लास्ट वन है जो हम पढ़ रहे हैं। एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बच्चों को काफी हद तक कंफ्यूज करता है, दैट इज, बहुत ध्यान से इसको समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रखेंगे इसमें। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। देखो कई बार क्लास आपने पूरी देख ली, कोई चीज छूट गई, समझ नहीं आई मुझे, तो आपके पास ऑप्शन है टू प्ले द वीडियो अगेन एंड वॉच दैट पार्ट अगेन। उस वीडियो को दोबारा प्ले करके वो पार्ट दोबारा देख लो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आपकी बात अपने तक लेके आऊंगी एंड देन फिर उन चीजों को हम लोग एक डाउट क्लास में रिजॉल्व करेंगे इकट्ठे, ठीक है। अभी कुछ कंटेंट पढ़ लेते हैं, देन डाउट भी आपके एक साथ लिया करेंगे। अभी तो पढ़ा ही इतना सा है तो डाउट ही 2-3 होंगे, पहले इतना पढ़ लेते हैं, इतने डाउट आएंगे, फिर एक ही क्लास में उसको रिजॉल्व कर लेंगे। प्रोटेस्टेंट ही बोलेंगे इसे, प्रोटेस्टेंट नैतिकता एवं
पूंजीवाद की भावना। ध्यान से अब इस चीज को समझना। पूंजीवाद क्या होता है यहां से बताना स्टार्ट करती हूं, फिर प्रोटेस्टेंट क्या होता है इस पे आऊंगी, एथिक्स क्या होते हैं इस पे आऊंगी। स्पिरिट तो होता है आपका किसी चीज की भावना, ठीक है। स्पिरिट कहते हैं ना कि एक तरीके से कि आपकी इच्छा भावना क्या है उस चीज को लेके। पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म और पूंजीवाद एक एक करके समझो, फिर लिंक कर दूंगी सब। पूंजीवाद जो है ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ये एक ऐसा इकोनॉमी का टाइप है जहां पे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, चीजें सरकार के हाथों में नहीं है, ठीक है। निजी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जब निजी लोग काम कर रहे हैं तो जो उनका काम करने का उद्देश्य है ना, उनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, उनका उद्देश्य है लाभ कमाना। जब भी हम कहते हैं कि किसी जगह कैपिटलिज्म पूंजीवाद अवस्था है तो वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, सरकार ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, तो नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। पहले कैपिटलिज्म समझो फिर लिंक करूंगी यहां पे, ठीक है। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, चीजें जो होती हैं वो बाजार के थ्रू डिसाइड होती है, ठीक है। मार्केट डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, मार्केट में चीजों की कीमत क्या रहेगी, तो वो बाजार के थ्रू डिसाइड करा जाता है। यहां पे एक टर्म होती है जो मैं लिख रही हूं, दैट इज लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर मतलब कि लिबरलिज्म, उदारवाद है, फ्रीडम है चीजों की, क्लियर, फ्रीडम है चीजों की। लेजिस्फेयर मतलब मार्केट डिसाइड कर रही है, कोई एक अथॉरिटी यानी सरकार चीजें निर्धारित नहीं कर रही है। तो लेजिस्फेयर का मतलब होता है, लेजिस्फेयर कहीं भी लिखा हो तो यूल लाइक आप गेस कर लोगे कि वो फ्रीडम की बात कर रहा है, क्लियर, चीजों को लेके फ्रीडम की बात की जाती है। तो कैपिटलिज्म समझ में आया। एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं, आपको ये वर्ड भी सुना सुना लग रहा होगा, ये पूरा जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट की किताब भी लिखी है, पूरी की पूरी किताब लिखी है आपकी मैक्स वेबर ने इस टॉपिक से रिलेटेड। एथिक्स होते हैं आपकी नैतिकता, मतलब राइट एंड रॉन्ग। अगेन देखो एथिक्स सबके लिए बदल जाएंगे, सही और गलत क्या है, मेरे लिए जो सही हो सकता है आपके लिए वो गलत हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, लाइक कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, दे आर लाइक ओके विद दैट कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों को नहीं पसंद कि कैसे हम किसी को मार के खा सकते हैं, तो सबके अपने व्यू पॉइंट है, सब अपनी अपनी जगह सीखे, लेकिन किसी के लिए कोई चीज जो सही थी वो दूसरे के लिए गलत हो गई। तो ये होते हैं एथिकल चीजें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, समझ गए हम। अब बात करते हैं प्रोटेस्टेंट की। तो ये जो वर्ड प्रोटेस्टेंट है ये रिलेटेड है क्रिश्चियनिटी से, चर्च से। अच्छा पहले बहुत ज्यादा रिलीजन समझाए तो गए नहीं थे बाहर की वर्ल्ड में, तो जब भी कोई धार्मिक चीजें यूज होनी होती थी तो चर्च का नाम आता था। और क्रिश्चियनिटी जो था उसमें डिवीजन कर दिया गया था, कैथोलिक, हिंदी में भी यही आप लोग करके चलेंगे, एंड प्रोटेस्टेंट, ठीक है। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट में प्रोटेस्टेंट शुरू से नहीं था, प्रोटेस्टेंट बाद में आया। ये जो कैथोलिक पीपल थे ना, यहाँ पे डाला गया जो आपके प्रीस्ट वगैरह होते हैं, जो पादरी वगैरह हो गए, जो चर्च में पूजा करा रहे हैं, जो चर्च के हेड हैं, जो पूरे धर्म से रिलेटेड जो बंदा हुआ ये चर्च है उसको मैनेज करके चल रहे हैं। अब हुआ क्या कि कैथोलिज्म, में क्रिश्चियनिटी नहीं समझा रही हूँ क्या था वो सब नहीं समझा रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि जब कैथोलिक यहाँ पे आपका करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, कैथोलिक लोग करप्शन बहुत ज्यादा करने लगे, जब कि हर चीज के लिए पैसे चार्ज करने लगे। अगर आपको मोक्ष चाहिए पैसे लाइए, अगर आपको अपने पापों से निजात पाना है, अगर आपको हेवन में जाना है तो आप आइए यहाँ पैसे दीजिए, विल डू दिस, हम आपका गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन कराएंगे। तो ये सब चीजों के लिए, हर चीज के लिए कैथोलिक पीपल ने पैसे चार्ज करने स्टार्ट कर दिए थे और बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चीजों को चला रहे थे, तो बहुत करप्शन यहाँ पे बढ़ गया। तो इसके अपोजिट एक और ग्रुप खड़ा हुआ, इसके अपोजिट एक और ग्रुप खड़ा हुआ जिसको नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट, और इसी कंसेप्ट को आपका प्रोटेस्टेंटिज्म नाम से पढ़ के मैक्स वेबर ने आगे अपनी स्टडी दी। ये जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप था ये फॉर्म करा था जॉन केल्विन ने,
फॉर्म्ड बाय जॉन कैल्विन, इसलिए इसको कैल्विनिज्म भी बोला जाता है। कैल्विनिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म सेम ही चीज है। कैल्विनिज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जॉन कैल्विन ने इसको फाउंड किया था। जॉन कैल्विन ने फाउंड किया, इसलिए इसको कैल्विनिज्म बोला जा रहा है। हिंदी में भी कैल्विनिज्म ही ध्यान रखोगे। जॉन कैल्विन ने करा अपोजिट टू द कैथोलिक ग्रुप। जो परेशान थे कैथोलिज्म, जो कैथोलिक पीपल थे, चर्च वाले पीपल थे, इनके करप्शन से, बहुत जो कॉस्ट ये चार्ज कर रहे थे उनसे। समझ में आया? प्रोटेस्टेंट क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, एंड कैपिटलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो भी इकट्ठा मर्ज करके क्या पढ़ाई कर ली मैक्स वेबर ने, क्या बता दिया ऐसा? तो मैक्स वेबर ने ना एक ऑब्जर्वेशन की। मैक्स वेबर ने एक चीज ऑब्जर्व करी। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो प्रोटेस्टेंट है ना, प्रोटेस्टेंट लोग फॉलो कर रहे हैं कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट लोगों में जो आइडियोलॉजी देखी जा रही है ना, एक तो कैथोलिक था ही, जो प्रोटेस्टेंट लोगों में देखा जा रहा है ना, उनमें पूंजीवाद बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ये इन्होंने ऑब्जर्व करा। तो अब इनकी इच्छा जगी कि मतलब मुझे ये जानना है कि क्या रिलीजन इज बिहाइंड दिस। ये मैक्स वेबर बैठे थे और मैक्स वेबर के दिमाग में ये जागा कि भाई ये जो काम हो रहा है, क्या इसके पीछे मुझे जानना है कि क्या रिलीजन है इसके पीछे, सबके पीछे। तो अब कैसे जानोगे? तो मैक्स वेबर ने स्टार्ट करे रिलीजन को पढ़ना। आपने इनकी बुक भी देखी थी। इन्होंने चाइना के रिलीजन को पढ़ा, इन्होंने इंडिया के, ये तो पढ़ा ही है प्रोटेस्टेंट, इंडिया के रिलीजन को पढ़ा, इन्होंने ज्यूज के रिलीजन को पढ़ा। तो अलग अलग जगह ये रिलीजन को पढ़ने लगे कि पढ़ के देखता हूं क्या यहाँ जगह इनमें भी रिलीजन के बेसिस पे कैपिटलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंडिया में तो अलग चीज पाई इन्होंने कि इंडिया में तो कार्मिक थ्योरी फॉलो होती है, कर्मा के बेसिस पे चीजें चल रही हैं। ज्यूज में वहां पे लोगों के पास मटेरियल वेल्थ नहीं थी, मतलब संपत्ति उतनी ज्यादा नहीं थी, फिजिकल फॉर्म में जो चीजें होती है ना, तो उतना अवेलेबल नहीं था। लेकिन इन्होंने ये चीज देखी कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म के फीचर्स होते हैं और जो कैपिटलिज्म के फीचर होते हैं, वो इन्होंने कहीं ना कहीं उनका आपस में तालमेल बिठा दिया। और आपस में तालमेल बैठ गया, इसलिए इन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म होती है वहां पे आपका कैपिटलिज्म भी एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें एक एक करके प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैपिटलिज्म के फीचर को देख लेना है और देखना है कि वो आपस में किस तरीके से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में आप लोग अब मेरे साथ यहाँ पे लिख लेना ये पॉइंट। एक साइड आप लोग बना लेना अपना जो है टेबल में, यहाँ पे हेडिंग देना प्रोटेस्टेंट, हिंदी में भी प्रोटेस्टेंट लिख लेना, एंड यहाँ पे कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखोगे ओन ग्लोरी। समझाती हूं अभी इनको। ओन ग्लोरी की हिंदी हो गई अपनी महिमा। देन हमारे पास हो गया सेकेंड, एक बार लिख लेते हैं इनको साथ साथ, आप लोग नोट डाउन कर लो फिर इसको समझते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ प्री डेस्टिनेशन, पूर्व नियति का सिद्धांत। थर्ड वन इज एस्थेटिज्म। लेट मी सी इसकी हिंदी क्या है, वैराग्य। नोशन ऑफ कॉलिंग, कॉलिंग मतलब होता है बुलाना ना, कॉल। अभी इसको समझा देती हूँ। नोशन ऑफ कॉलिंग, बुलाने से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन है आपके कार्य से। क्लियर? ये कुछ फीचर इन्होंने ऑब्जर्व करे कि किसमें एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटेस्टेंट। जब इस रिलीजन को पढ़ा कि कैथोलिक है और कुछ प्रोटेस्टेंट है, तो ये चीजें प्रोटेस्टेंट में एग्जिस्ट करती हैं, ये इन्होंने पाया। क्लियर? अब उसके बाद आप देखोगे कि यहां पे इन्होंने क्या पाया कि यहां पे एग्जिस्ट करती है वेल्थ यानी कि संपत्ति, यहां पे एग्जिस्ट करता है
इंडिविजुअलिज्म, दैट इज व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद, यहां पे एग्जिस्ट करता है प्रॉफिट यानी कि लाभ, और यहां पे एग्जिस्ट करता है एथिक्स। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला ओन ग्लोरी वाला पॉइंट। ओन ग्लोरी का मतलब क्या है, इसको प्रोटेस्टेंट रिलीजन से लिंक करा। क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक था, नया ग्रुप आया प्रोटेस्टेंट, तो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट का मतलब था कि भगवान जो करता है ना, ये क्रिएट किया अपनी महिमा के लिए कर रहा है। प्रोटेस्टेंट लोग क्या मान रहे हैं कि भगवान जो काम कर रहा है वो चर्च के थ्रू इन लोगों को महान बनाने के लिए, जो चर्च के लीडर है, नहीं कर रहा। भगवान चाह रहे हैं आप उनको ग्लोरीफाई करो, ठीक है। भगवान चर्च के लोगों को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बैठे हैं। वटेवर जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जिनको चर्च के लोग अपने आप को ऊपर रख के आपको आगे लेके आ रहे हैं, वो चीज नहीं एग्जिस्ट करती। भगवान सिर्फ खुद को ग्लोरीफाई करने की बात कर रहे हैं। ओन ग्लोरी में ये बात की। फिर बोला डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, नियति, पूर्व नियति का सिद्धांत कि सब कुछ ऑलरेडी डेस्टिनी में फिक्स है। ये लोग कह रहे हैं मोक्ष दिला देंगे, ये लोग कह रहे हैं आपके जो नेगेटिव चीजें उनको हम कम करवा देंगे, दिस एंड दैट, ये सब कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिनेट, मतलब सबका डेस्टिनी डिसाइडेड है कि क्या होने वाला है। ये इन लोगों ने ऑब्जर्व करा इस रिलीजन में। वैराग्य मतलब मटेरियल फैक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आप सब सिंपल लाइफ जियो, सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है। मोह माया सब छोड़ दो, ये काइंड ऑफ आजकल चल रहे हैं ना ट्रेंड्स में कि मोह माया बंद करो, मोह माया नहीं होनी चाहिए, मोह माया से ध्यान हटाओ। तो ये वैराग्य वाला जो पार्ट है, ये यही है कि सिंपल लाइफ वाली जी, सिंपल लिविंग की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल लिविंग मतलब यहाँ पे आपका मटेरियलिस्टिक फैक्ट पे आपको नहीं ध्यान देना है, मतलब संपत्ति जोड़ रहे हैं, ये भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, सो ये नहीं करना है। नोशन ऑफ कॉलिंग, कॉलिंग मतलब ये नहीं फोन करके किसी को बुला लेना। कॉलिंग इज वर्क इंपॉर्टेंट है भैया, अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। व्हाट इंपॉर्टेंट इज, जो भी आपको काम दिया गया है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपका जो भी कर्म है, आप जिस भी जगह पे हो, जो भी काम आपके लिए बना है या आप जो भी कर रहे हो, डू इट विद ऑल योर इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। उसको बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने काम को करो। तो ये इन्होंने जो आपका प्रोटेस्टेंटिज्म में था वो पाया, किसने, मैक्स वेबर ने। तो उन्होंने लिख दिए 4 पॉइंट, आपको पढ़ने पड़ेंगे ऐसे के ऐसे, ये चारों की हेडिंग भी याद करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कैपिटलिज्म को देखा, तो उन्होंने देखा कि कैपिटलिज्म में लोग संपत्ति बनाने में लगे हैं। पैसा जो है, एक होता है खर्चा, एक होता है इन्वेस्टमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट में बात होती है कि आप पैसे से पैसा बनाओ, इन्वेस्ट करो। ये रिच डैड पुअर डैड अगर पढ़ी हो, कहानी सुनी हो, आजकल के यूट्यूबर्स जो इन्वेस्टिंग मैटर में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी भी बात सुनो, तो यही होता है। खर्च मत करो, पैसा ऐसी जगह मत लगाओ जो खर्चे में काउंट हो रहा है, ऐसी जगह लगाओ जो इन्वेस्टमेंट बन रही है, जो आपको अर्निंग देगी आगे, ठीक है। इसके बाद आता है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। समाज नहीं, व्यक्ति विशेष से रिलेटेड चीजों पे फोकस होना चाहिए। हर व्यक्ति को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, वो कैसे कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था एक वर्ड कि आपका जो कैपिटलिज्म होता है उसमें एग्जिस्ट करता है लेजेस फेयर, मतलब फ्रीडम, उदारवाद, लिबरल, लिबर्टी, ठीक है। तो ये चीज थी इंडिविजुअल से रिलेटेड की इंडिविजुअल व्यक्ति फ्री है, वो जो भी करना चाहता है। फिर प्रॉफिट, पैसा, लाभ कमाना है। एंड देन एथिक्स की हर चीज के कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं, जैसे कि कुछ एथिक्स उन्होंने बताए भी, जैसे कि टाइम इज मनी, समय पैसा है भैया, समय बचाओ। आज की डेट में तो वैसे भी उल्टा हो गया है। पहले के लोग क्या करते थे, पैसा बचाते थे, लंबा दूर दूर तक पैदल भी चल के चले जाते थे। आज मेट्रो आ गई हैं, लंबे रूट के लिए एयरप्लेन्स चलने लग गए हैं। पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन पैसा कमा भी तो रहे हैं, उतना टाइम भी तो बच रहा है। जहां 4 दिन लगते हैं, वहां हम 1 दिन में आ जाके 3 दिन अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, टाइम इज मनी एंड वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, ठीक है। काम पूजा है और काम के अलावा कोई और चीज बड़ी नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैक्स वेबर ने लिया यहां और इनको कर दिया मिक्स। मैंने क्यों साथ में टेबल में आपको समझाए हैं, क्योंकि इनको साथ साथ में लिंक करना है। उन्होंने पहले बोला कि ये लोग मानते थे कि ओन ग्लोरी, की भगवान अपनी महिमा की बात कर रहा है, चर्च के लोगों को ग्लोरीफाई करने की बात नहीं कर रहा। तो यही उन्होंने बोला कि क्यों उन लोगों को पैसे देने हैं, जा जाके क्यों ग्लोरीफाई करना है। जस्ट जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करो, पैसे से पैसा बनाओ, वहां जाके पैसे मत दे के आओ।
क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, नियति पहले से ही सेट है। तो जब नियति सेट है तो फ्री होके अपना काम करो, फ्री रहो, व्यक्ति अपना सोच के चले, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी डेस्टिनी में फिक्स है। वैराग्य का जीवन जो था कि आप अल्टीमेटली मटेरियल चीजों के पीछे भाग भाग के, मतलब वही निकल के आ रहा है, भाग भाग के खर्चों पे, ये ले लिया आज वो ले लिया, इन सब चीजों पे फोकस मत करो, आप प्रॉफिट पे फोकस करो, लाभ कमाओ। और लाभ कैसे होगा? जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, संपत्ति बढ़ाने पे फोकस करोगे। संपत्ति बढ़ाओगे तो रिटर्न मिलेगा। आज की डेट में देखो, इतनी पुरानी बात है बट आज की डेट में भी तो यही चल रहा है। शेयर्स में पैसे लगाओ, म्यूचुअल में लगाओ, रिटर्न मिलेगा आपको ज्यादा। खर्चों पे मत ज्यादा आप लोग ध्यान दो। अगर आपको थोड़े टाइम में ज्यादा पैसे मतलब अपने पास रखने हैं, वेल्थ होल्ड करनी है तो। इसके अलावा यहां बोला गया कि अपने काम की बात करते हैं ये लोग, वर्क इज मतलब काम पे फोकस करो और सब छोड़ दो। ये नहीं कि जा जाके काम कर नहीं रहे हो, जब होना जो है वो लिखा हुआ है तो क्यों चर्च में पैसे दे दे के जाके वहां पे अपने पाप कम करवाने हैं, हेवन में जाने के लिए क्या करना है, ये सब चीजों पे क्यों टाइम लगा रहे हो? उतना काम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा के ये सब बढ़ाने पे लगाओ। तो यही चीज तो यहाँ इन्होंने बोली। इनके एथिक्स क्या थे कि समय जो है वो पैसा है, हमें समय को बचा के चलना चाहिए और काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वर्क ही वर्शिप है। इस चीज के बारे में इन्होंने बात करी। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा। अब इन्होंने ये कॉमन पॉइंट इसमें देख लिए, तो इन्होंने इस तरीके से इनको लिंक करा, किसको? प्रोटेस्टेंट को और कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को। तो यही कंसेप्ट आपका बन गया जो कि मैक्स वेबर ने स्टडी करा इन डिटेल। प्रोटेस्टेंट के एथिक्स इन्होंने बताए कि इन लोगों के क्या एथिक्स थे, एंड कैपिटलिज्म का क्या स्पिरिट था, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की क्या विचारधारा थी। और इन्होंने इन दोनों को पढ़ के बता दिया कि इसमें क्या क्या कॉमन चीजें थी। तो ये इनका कंसेप्ट था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। बाकी हमने दो कंसेप्ट डिटेल में देखे इनके आज, जिसमें काफी कुछ था देखने को। एक सोशल एक्शन पे भी हमने बात कर ली एंड ये भी बात कर ली। प्रीवियस क्लासेस में हम इनके कंसेप्ट ब्यूरोक्रेसी, आइडल टाइप्स, पावर एंड अथॉरिटी, नौकरशाही, सत्ता एवं अधिकार एंड आदर्श प्रारूप पे बात कर चुके हैं। और यहाँ आज की क्लास में हमारा मैक्स वेबर खत्म हुआ। अगस्त कॉम्ट, हार्बर्ट स्पेंसर, एमिली डर्किम एंड आज मैक्स वेबर फ्री हो गया है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे किसके बारे में, जो हर सब्जेक्ट में देखने को मिल जाते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, दैट इज कार्ल मार्क्स। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और क्लियर हो गई होंगी। So that's all for this video. See you in the next class with the next sociologist, Karl Marx. Thank you everyone.